Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. पहला आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है, रेपो रेट और इसके कट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन सेकंड आर्टिकल फ्रॉम सैंक्शन आईसीसी, वी गोना टॉक अबाउट दिस. एंड पॉलिटी में दो आर्टिकल हैं, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एंड नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट. आइए एक एक करके इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं. देखिए, सबसे पहली जो एक बेसिक टर्म आपको यहां पे समझनी है, व्हाट इज रेपो रेट. देखिए, रेपो रेट को आप इस तरह से समझिए. मान लीजिए लेट्स से दिस इज अ बैंक, इसको हम नाम देते हैं आरबीआई की बिल्डिंग है ये, एंड यहां पर एक दूसरा बैंक आ गया आपका, दैट इज एसबीआई. नाउ लेट्स से एसबीआई के पास एक पर्सन आता है, इस पर्सन का नाम है सुमित. अब सुमित को यहां पे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है अपने काम को बढ़ाने के लिए. अब प्रॉब्लम यह है कि एसबीआई के पास जब ये गए तो एसबीआई के पास उस टाइम मात्र 50 करोड़ थे और 50 करोड़ की शॉर्टेज थी. एसबीआई को अब ये पता था कि भाई अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन के अंदर मेरी एक पेमेंट आ जाएगी और जिसके बाद मैं बाकी 50 करोड़ को अरेंज कर लूंगा. बट प्रॉब्लम यहां पर एक और ये आती है कि सुमित को इमीडिएटली पैसा चाहिए. तो यहां पे जो एसबीआई है वो आरबीआई से कांटेक्ट करती है कि भाई मैं अपनी कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आपके पास गिरवी रखता हूं, आप मुझे 50 करोड़ रुपए क्या कर दीजिए, लेंड कर दीजिए, 50 करोड़ का एक लोन दे दीजिए. एंड यहां पर जब एसबीआई आरबीआई से बोरो कर रही है और कह रही है कि एक तयशुदा डेट पे मैं अपनी सिक्योरिटीज को वापस से परचेज कर लूंगी, तो इसी को रीपरचेज ऑर्डर या हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं. अब ये जो रेपो रेट है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए. जैसे रेपो रेट नीचे जाता है तो इसे इजी मनी पॉलिसी कहा जाता है, ईज मनी या इजी मनी. अब यहां पे इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो इंक्रीज होता है. अब पैसे का फ्लो इंक्रीज होने से इकोनॉमी में कंजम्पशन प्रमोट होती है, जिससे कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट होती है. एंड डिमांड जनरेट होने से जो इकोनॉमी है उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी और ज्यादा बूस्ट होगी. अब इससे कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अपने आप को एक्सपैंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है. तो ज्यादातर केसेस में रेपो रेट जब हम बात करते हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. इन्फ्लेशन आपके किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कमोडिटी के जनरल प्राइस के अंदर इंक्रीज को कहा जाता है. जैसे कोई चीज आज 100 रुपए की है और एक साल बाद वो 120 रुपए की हो गई है, तो यहां पर ये जो 20 रुपए का इंक्रीज हुआ है ये इसके अंदर इन्फ्लेशन को दर्शाता है. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रेपो रेट को हमेशा इंक्रीज करते हैं, और जब इन्फ्लेशन नहीं होती है इकोनॉमी में तो हम कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए रेपो रेट को डिक्लाइन करते हैं यानी डिक्रीज करते हैं. अब देखो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जैसे बेनिफिट नंबर 1, आपको कहीं ना कहीं इसका एक बूस्ट देखने को मिलेगा कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में. अब लोगों के पास अगर सरप्लस पैसा है तो इससे सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आगे फर्दर बूस्ट करेगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को. मोर ओवर आप यहां पर यह भी देखेंगे कि ये जो डिसीजन होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके कई सारे फैक्टर्स की वजह से आप कह सकते हो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हो. आपको कॉर्पोरेट बोरिंग में भी इंक्रीज देखने को मिलती है, वहां से भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी. होम लोन, ऑटो लोन्स, ये आपके इनकी डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी. ओवरऑल अगर हम बात करें, दो नेगेटिव इंपैक्ट भी है आपके रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज होने से. कहीं ना कहीं जो रुपये की वैल्यू है वो डिक्लाइन करती है एंड रुपये और ज्यादा वीक हो जाएगा डॉलर के मुकाबले में. एंड इससे जो आपको सेविंग अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता था वो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट भी आपको क्या रहेगा, कम रहेगा. रिस्क ये भी है कि डिमांड अगर आपकी इंक्रीज होते हैं और सप्लाई नहीं हो पाई तो इसमें इन्फ्लेशन आने के भी चांसेस रहेंगे इकोनॉमी के अंदर. एंड मोर ओवर
अभी तक हमें जो देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है, एंड ये एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी को स्लो बनाने के लिए एक कारण बन सकता है। मोर ओवर अगर हम देखें तो यहां पे वे फॉरवर्ड ये होता है कि भाई आप एक बैलेंस ग्रोथ मेंटेन करके चलें, कि आप इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें और साथ के साथ आप ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करें। इन एडिशन टू दिस आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की जरूरत है, एंड यहां पर आपको जरूरत है अपने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाने का, ताकि ये जो रेट कट हुआ है ये कहीं ना कहीं एमएसएमई को भी ट्रांसफर किया जा सके और इसको बेनिफिट रूरल सेक्टर को भी मिले। अब हाल फिलहाल में ये डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिया है, जो कि आपकी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है सेक्शन 45ZB के अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। ये 6 मेंबर एक कमेटी है जिसमें 3 आरबीआई की साइड से मेंबर आते हैं और 3 गवर्नमेंट की साइड से आते हैं, जैसे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एंड एक आपके कोई भी पर्सन जो आरबीआई नॉमिनेट करेगा वो आ सकता है। एंड इनके यहां पर कास्टिंग वोट की भी आपकी फैसिलिटी रहती है। कास्टिंग वोट वही सेम वोट जो आपको कहीं ना कहीं अपने जो स्पीकर है उनके केस में भी आपको देखने को मिलता है। तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए यहां पर जो डाटा दिया हुआ है, काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी परस्पेक्टिव से। रीजन बीइंग क्योंकि अभी 2-3 महीने में फिर से एक बार मीटिंग होगी और ये डाटा फिर से आपका रिपब्लिश होगा। तो इस वजह से कि कितना यहां पे कट हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना कि 5 साल में पहली बार कट किया है। 5 साल में बहुत रेयर ही ऐसी ओकेजन आई थी जब आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया हो। एंड इन एडिशन टू दिस आपको इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की समवेयर अराउंड 6.4% के आसपास देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। एंड यहां पे एक बात यह भी है कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन इज वन ऑफ द रीजन वाई हमने रेपो रेट को डिक्लाइन किया। हमारी इन्फ्लेशन भी बहुत मॉडरेट सी है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 2 हिस्सों में बांट दें, जैसे कोर इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ी मॉडरेट सी है, बट जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो मोस्टली आपकी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलती। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट का जो फिस्कल बजट है ये उससे भी इनसिंक करता है। तो दैट्स व्हाई ये पूरा जो आपका एफर्ट्स है कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए अभी किया जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अब देखिए ट्रंप ने सैंक्शन लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर, कहा कि भाई ये इलिजिटिमेट है कि आप प्रोब करें इसराइल के जो भी इन्होंने हमास या गाजा के ऊपर जो एट्रोसिटी कंडक्ट किया उन सबको। तो यहां पे आपको समझना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए इसे रोम स्टैट्यूट भी कहा जाता है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 2002 में। ये बेसिकली जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एग्रेशन, इन सभी तरह के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां पर लोकल अथॉरिटीज जो डिक्टेटर्स हैं या पर्सनल्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई ना करे तब। वैसे इसके 125 देश मेंबर हैं, यूएसए, इजराइल, चाइना, इंडिया और रशिया ये इसके मेंबर नहीं है। अब कहा जाता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। अब देखिए यहां पर यूएस ने क्यों ये सैंक्शंस लगाए हैं, आप इसको समझिए। देखिए एक समय था जब अफगानिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं यूएस इलीगल कब्जा करके बैठा हुआ था। मींस 9/11 के अटैक के बाद काफी सालों तक यूएस ने कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान का है एडमिनिस्ट्रेशन उसको रन किया। अब वहां पर उनके वॉर क्राइम्स को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ मुहिम चल रही थी, इस वजह से भी। एंड मोर ओवर अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इवन जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भी गाजा में इन्होंने बहुत सारी एट्रोसिटी कंडक्ट की है, जिस वजह से इनके ऊपर कुछ आप ये कह सकते हो कि कार्रवाई करना या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आईसीसी अभी देख रहा था। अब इसी वजह से यहां पर यूएस ने कहा कि भाई हम तो इसके मेंबर है नहीं, और हम मेंबर नहीं है तो आपकी जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर आती नहीं है। तो यहां पर कहा कि भाई जितने भी आईसीसी ऑफिशियल के एसेट्स हैं हम उन सबको क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। इनका और इनकी फैमिली को ऊपर ट्रैवल बैन लगा रहे हैं हम, एंड मोर ओवर प्यूनिटिव एक्शन लेंगे अगर इन्होंने हमारे किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट किसी भी तरह की कार्रवाई की तो ये कुछ सैंक्शंस यहां पर लगाए गए हैं यूएस के द्वारा। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको यह भी याद रखना है कि आईसीसी ने कहा कि भाई इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहीं ना कहीं इम्पार्शियल रोल में आते हैं एंड हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे सभी विक्टिम्स को। तो हम अपना स्टांस कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखेंगे
एंड यहां पर यूएन ने भी ट्रंप को कहा है कि भाई आप अपने सैंक्शंस को रिवर्स कर दीजिए। एंड यहां पर ये यूएस के जो सैंक्शंस लगे हैं इससे कहीं ना कहीं आईसीसी की इंडिपेंडेंस के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है, जहां पर आपको यह समझना होगा कि कैसे बड़ी पावर्स कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉज है उसको दरकिनार करते हुए अपने इंटरेस्ट को सर्व करती है। इन एडिशन टू दिस, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। डब्ल्यू बुश के टाइम पे भी सेम हुआ था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी यहां पर सैंक्शंस लगाए थे एंड ऑल्दो बाइडेन ने आके उन्हें रिवर्स किया था, बट स्टिल बाइडेन भी आईसीसी की इन्वेस्टिगेशन को अपोज करते थे यूएस और इजराइल के ऊपर। तो यहां पे इसका बहुत डीप इंपैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर, क्योंकि इससे आईसीसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेंगे। कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉ है और ये जो बड़ी कंट्रीज है इसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देती है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्करेज करेगी जो वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन है उसको। मोर ओवर जो अलाइज हैं यूएस के यूरोपियन यूनियन में, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में है कि भाई ये क्यों यूएस ऐसा कर रहा है, क्योंकि आईसीसी तो अपना ही काम कर रही है जो उसका मैंडेट है। एंड इन एडिशन टू दिस आप ये भी समझ के चलो कि यहां पर यूएस के जो रिलेशन है वेस्ट एशिया के साथ भी खराब हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। नाउ इन एडिशन टू दिस क्या हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है? देखो, किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक मीन्स से निकालना चाहिए। आप डायलॉग्स अरेंज कीजिए, सैंक्शन इंपोज करना कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता। एंड मोर ओवर आप स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को डील करे, जैसे इजराइल और फलस्तीन जैसे इश्यूज को। आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, और यहां पर लॉ की यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी कोई भी कंट्री चाहे कितनी ही पावरफुल हो वो लॉ से बड़ी नहीं है। ये एक क्लियर कट मैसेज यहां पे जाना चाहिए। तो यहां पर आपको ये सभी चीजों को ध्यान में रखना है। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, दैट इज नेशनल सफाई कर्मचारी या नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। इसको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी 1993 के नेशनल सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के अंडर, यानी उस समय ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट आज की डेट में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज ये एक्ट आपका लैप्स कर चुका है। वैसे इसको जो रोल है वो दिया गया है अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंडर। मतलब नए एक्ट के अंदर इसको पावर दी गई है बट स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया। अब यहां पर क्या होता है, मैनुअल स्क्वेंजिंग जैसे ड्राई लेटरिंग्स और जो क्लीनिंग का काम करवाया जाता है लेटरिंग्स में जो लोगों के द्वारा, मतलब आप मैनुअली किसी को ड्राई लेटरिंग को जो आपके पिट होल्स हैं या ऐसे कोई भी आप ये कह सकते हो कि एरिया जहां पर जो ड्राई लेटरिंग वेस्ट को डंप किया जाता है, उन एरिया को क्लीन करने के लिए जहां पर आप ह्यूमंस का इस्तेमाल करते हो, उन सभी को हम मैनुअल स्क्वेंजिंग की कैटेगरी में डालते हैं। इवन जो होल्स होते हैं ना, जैसे मैन होल्स, उनकी भी क्लीनिंग के लिए जब इंसानों का यूज किया जाता है उसे भी आप मैनुअल स्क्वेंजिंग की कैटेगरी में डालते हो। अब अंडर आर्टिकल 17 ये प्रॉपरली आपका प्रोहिबिटेड पार्ट है, बट स्टिल इंडिया में ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती थी, तो जिसकी वजह से हम यहां पे इस बॉडी को बनाए हैं। अब यहां पर आपको याद रखना कि इसका फंक्शन क्या है। पहला काम तो यही है कि भाई जो राइट्स हैं सफाई कर्मचारी के, हम उनको कहीं ना कहीं सेफगार्ड करें। दूसरा, उनको सोशो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी तक रिहैबिलिटेशन की जो फैसिलिटीज है इन तक पहुंच नहीं पाई है। कहीं ना कहीं हम इनकी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाए, तो हमें उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करता है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है अबाउट कैसे इनके भले के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अब इसी बेसिस पे कुछ एक्ट आए हैं आपके, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013, जहां पर जो भी लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग में अभी वर्क कर रहे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस किया गया एंड उनको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, ऐसा हमने यहां पर फोकस किया। स्वच्छ भारत अभियान में भी हमने कहीं ना कहीं सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में मैनुअल क्लीनिंग के ऊपर अपने जो हमारा जो रिलायंस है या इंडिपेंडेंसी है उसको कम करने के ऊपर हमने ध्यान दिया है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर की एक हमने स्कीम लेके आए थे। इसमें हम 40,000 रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट ये किसी ऑल्टरनेटिव जो टेक्निक है या आप ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस कर सके, जहां पे हम इनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड इवन ऑल्टरनेट लाइवलीहुड के लिए इन्हें लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेरियस जजमेंट में, चाहे सफाई कर्मचारी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो, या दिल्ली जल बोर्ड वर्सेस नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट ऑफ स्क्वेंजर्स एंड अलाइड वर्कर्स, इस केस की बात हो, तो दोनों केसेस में कहीं ना कहीं जो एक्ट है इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पे वे फॉरवर्ड में भी आपको इस एक्ट को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आप फोकस कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि क्यों लोग इसी एम्प्लॉयमेंट में वापस आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो आप फोकस कीजिए कि इन्हें ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड कर सके। एंड इन एडिशन टू दिस आपको मैकेनिकल सीवरेज क्लीनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक्स जो हैं या पिट होल्स, मैन होल्स जो हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनकी क्लीनिंग के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जैसे नमस्ते स्कीम को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहां पर फास्टर अडेप्टेशन के बारे में बात की गई है, टेक्निक्स या मशीन्स की। अब यहां पर आप इनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी, जैसे मिनिमम वेजेस या सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, या जो प्रिवेंटिव गियर्स होते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. Let's talk about the last article of the day. नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और स्कीम भी लॉन्च की थी, दैट इज ज्ञान भारतम मिशन। इसमें भी मैन्यूस्क्रिप्ट की बात की गई, और इसमें भी नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट में भी हमने बात की मैन्यूस्क्रिप्ट की। तो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा भारत की मैन्यूस्क्रिप्ट को हम डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेट में लाने की बात कर रहे हैं। एंड इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह के लिए ये आपकी स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें 500 करोड़ गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आपकी स्कीम आती है, जो कि लॉन्च की गई थी 2003 में, ताकि हम अनअर्थ कर सके जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी मतलब एक्सकवेशन के थ्रू मिल रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर सके और इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ को हम सेफगार्ड कर सके। तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, और इसे इनिशियली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ये इंप्लीमेंट कर रहा था। लेटर इसको फंडिंग प्रोवाइड की गई साहित्य एकेडमी के थ्रू 2025 के बाद से। अब यहां पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सारा पैसा आपका सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि भी देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो तकरीबन 52 लाख के आसपास है इंडिया में। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कंजर्व्ड है वो 9 करोड़ के आसपास है अभी। लाइक आप ये कह सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में सिर्फ 3-3.5 लाख के आसपास एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर हम इसी को इंक्रीज करना चाहते हैं। हमारा मतलब फोकस ये है कि कैसे सर्वे कर सके, डॉक्यूमेंटेशन कर सके, इन्हें एकेडमिक से रिलेट कर सके, ताकि ये सभी को इजिली एक्सेसिबल हो सके। एंड इवन इसको डिजिटलाइज करके लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के ऊपर भी हम फोकस करना चाहते हैं। अब ऐसी ही एक स्कीम अभी यूनियन बजट में लॉन्च की गई थी, भारत ज्ञान भारतम स्कीम या मिशन। अब देखो ज्ञान भारतम को अभी अनाउंस किया गया, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, बट यस इसमें भी हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहते हैं, और इसमें भी म्यूजियम, लाइब्रेरी, प्राइवेट कलेक्टर्स जिनके पास भी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो, उन सबको डिजिटल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।